परम पूज्य महर्षि जी के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करते हुए मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस पावन भूमि पर मुझे आज आने का अवसर मिला है। और आप सभी जो यहाँ विद्यार्थी हैं वो भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी मिल रहा है। इस संस्कार को देने के लिए इस विश्वविद्यालय और इस परिवार के मुख्य आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट और इस संस्थान के डायरेक्टर जनरल आदरणीय ओपी शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों के माननीय कुलपति प्रोफेसर भानु प्रताप सिंह साहब, जिस विभाग ने इसको ऑर्गेनाइज किया है उसके अध्यक्ष डॉक्टर शंभू शरण गुप्त जी, हमारे मित्र शिक्षकगण और मीडिया से पधारे जवान मीडिया कर्मी और जवान बनते हुए सारे ट्रेनी मीडिया कर्मी। क्योंकि चूँकि मीडिया के विद्यार्थियों से बात करने का मुझे अवसर मिला है और मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि पिछले साल भर से मीडिया के स्टूडेंट से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ। मीडिया का टीचर मैं हूँ, मूलतः वाइस चांसलर बाद में हूँ, मीडिया का टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, टीचर से भी ज़्यादा ट्रेनर हूँ। और ट्रेनर जो है कष्ट देता है, टीचर तो कभी कभी कष्ट कम देता है लेकिन ट्रेनर ज़्यादा कष्ट देता है, और जब ट्रेनिंग लेते हैं तो कष्ट को झेलना भी पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको कष्ट ट्रेनिंग लेते समय भी होगा और ज़िंदगी भर उसको परफॉर्म करते समय भी कष्ट होगा, और उस कष्ट का जो आनंद होगा वो उस आनंद के आनंद से ज़्यादा बेहतर होगा। तो चूँकि यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं और हमारे विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से मैं हूँ उस विश्वविद्यालय के भी विद्यार्थी, हमारे दो तो डायरेक्ट विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो आपके शिक्षक के रूप में हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन विश्वविद्यालयों में मैं गया वहाँ पर सबसे पहले मास कॉम का डिपार्टमेंट शुरू किया, और अब तक कुल 6 विश्वविद्यालयों में गया और 6 विश्वविद्यालय में मास कॉम का डिपार्टमेंट शुरू किया। जो लेटेस्ट मेरी यूनिवर्सिटी है इधर राजस्थान में, उसमें भी इस साल मास कॉम डिपार्टमेंट शुरू किया है और पीजी शुरू किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में तब मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ऑनर्स शुरू किया था जब देश भर में कहीं नहीं था। देश भर में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होता था, डिग्री की पढ़ाई नहीं होती थी। भीमराव अंबेडकर कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, 94 में हमने मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स यूजीसी के प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था, मीडिया छोड़ करके। यहाँ पर नोएडा में ही मैं भी पत्रकार हुआ करता था, अखबार में रिपोर्टिंग में था, तो छोड़ करके और फिर बी आर अम्बेडकर कॉलेज हमने ज्वाइन किया था, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का भी शौक़ था और विश्वविद्यालय में पढ़ भी रहे थे, पीएचडी मेरी चल रही थी। तो 1994 से लेकर के और 2024 लंबा समय बीत गया। इस दौरान अलग अलग विश्वविद्यालयों में, खास करके 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मास कम्युनिकेशन पढ़ाने का अनुभव रहा और 3 स्टेट यूनिवर्सिटी में भी, और कुल 6 अलग अलग प्रांतों में, प्रदेशों में। ताकि क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का विद्यार्थी अलग तरह का होता है, छत्तीसगढ़ का विद्यार्थी अलग तरह का होता है, बिहार का विद्यार्थी अलग तरह का होता है, और आपके उत्तर प्रदेश और राजस्थान का विद्यार्थी, कल्चरल जो डिफरेंस है वो होता है, लेकिन विद्यार्थी के भीतर का जो स्किल है वो सब में बराबर होता है। स्वभाव अलग अलग होता है, कोई उग्र होता है, कोई नम्र होता है। हरियाणा के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तो ज़्यादा हरियाणा के इधर उधर के विद्यार्थी होते थे, थोड़े उग्र होते थे।
लेकिन बिहार के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो ज़्यादा सौम्य होते थे, भीतर से उग्र होते थे, बाहर से सौम्य होते थे। तो कहने का मतलब कि ये ऐसा प्रोफेशन है मास कम्युनिकेशन का। जब हम मीडिया में थे, पत्रकारिता की जब शुरुआत की, तो फर्स्ट पेज के रिपोर्ट लिखने से लेकर के एडिटोरियल लिखना, और जो अभी लेटर टू एडिटर गायब हो गया है, संपादक के नाम पत्र, वो भी लिखना अपना काम ही होता था। लगता था कि ढेर सारे लोगों का पत्र आता होगा और उस पर वो भी हम ही लिखते थे बैठ करके, पाठक बन करके, क्योंकि पाठक तो होते ही थे ना पाठक होते ही थे। तो अपने अखबार के बारे में और लोगों की समस्याओं के बारे में भी लिखते थे, अपनी पीठ भी थपथपाते थे और लोगों की समस्याओं को भी लिखते थे संपादक के नाम पत्र में, और संपादकीय भी लिखते थे और फर्स्ट लीड भी लिखते थे और एनालिसिस। पूरा अखबार का सारा काम करना पड़ता था उस समय में। बीच में स्पेशलाइजेशन का दौर आया, अभी भी जो है अब इस समय फिर वही सारा काम करना पड़ रहा है। अभी जो बैकपैक जर्नलिज्म आया कि आप मोबाइल उठाइए, आपको सब काम करना है, पूरा प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करना है, प्रोडक्शन भी करना है और एडिटिंग भी करनी है और ब्रॉडकास्ट भी कर देना है। तो अभी समय एक तरह से ऑल इन वन का हो गया। एक समय था ना, कहते थे मास्टर इन वन, अभी मास्टर इन वन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेकिन अभी क्या है कि अभी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ रहा है। पहले होता था कि किसी एक में आपकी विशेषज्ञता हो, आप पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे हैं और क्राइम बीट नहीं जानते हैं तो काम चल जाएगा। अब पहले आप मान लीजिए कि आप स्क्रिप्ट लिखना जानते हैं लेकिन कैमरा चलाना नहीं जानते हैं, काम चल जाएगा। कैमरा चलाते हैं लेकिन एडिटिंग करना नहीं जानते हैं तो काम चल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ करना पड़ेगा। ये समय थोड़ा सा अलग तरह का है, इसलिए आपको अपने भीतर एक कंप्लीट जर्नलिस्ट को तैयार करना पड़ेगा जो सब कुछ को समझता हो और सब कुछ को अभिव्यक्त भी कर सकता हो। तो जब तक आप ऑल इन वन नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के भीतर 10 व्यक्ति को अगर तैयार करना है तो स्वाभाविक है कि आपको 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब आप प्रोफेशन में आ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मीडिया के प्रोफेशन में, तो जो मीडिया का कंसेप्ट था हमारे समय में, ठीक है, वो हम इसलिए हमारे समय में कह रहे हैं कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी आप स्टूडेंट हैं, मीडिया अलग दिख रहा है। जिस दिन आप प्रोफेशन में आएंगे मीडिया बदला हुआ दिखेगा, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले 10 साल में कुछ बदलता था, अभी हर साल बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिप्लेस कर रही है। तो जो मीडिया था, पहले प्रेस हुआ करता था ना, सिर्फ पहले प्रेस होता था, प्रेस के लोगों को ही एक्रेडिटेशन मिलता था, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है मीडिया आ गया, यानी कि ह्यूमन के साथ में टेक्नोलॉजी, अब मीडिया मैन हो गया, मीडिया पर्सन हो गया। पत्रकार शब्द अब कम चल रहा है, मीडिया पर्सन शब्द ज़्यादा चल रहा है। इसीलिए चल रहा है क्योंकि पत्रकार तो लिखता था और अपना जो उसके भीतर की जो क्या कहते हैं उसको कौशल था, उसको अभिव्यक्त करता था, लोगों की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाता था। अभी लोगों की समस्याओं को लोगों तक तो पहुंचाना है, लेकिन सिर्फ लिख करके नहीं, बल्कि हो सकता है बोल करके पहुंचाना पड़ रहा हो सकता है कि ग्राफिक्स एनिमेशन से आपको मल्टीमीडिया के माध्यम से पहुंचाना पड़ रहा हो सकता है कि मौन रह करके पहुंचाना पड़ रहा हो। जिस अखबार में मैं काम करता था, तो जब बहुत लिखने से काम नहीं चला, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लिखे जा रहे थे, फ्रंट पेज पर लिख रहे थे, एडिटोरियल पेज पे लिख रहे थे, कुछ नहीं चला, तो मैनेजमेंट ने, मैंने एडिटोरियल टीम ने डिसाइड किया कि अब हम मौन हो जाएंगे, फिर देखते हैं, और फ्रंट पेज पर एक जगह खाली छोड़ना शुरू कर दिए, ब्लैंक, यहाँ पर कुछ नहीं छपेगा। और उसका असर हुआ कि सरकार हिल गई। कभी कभी मौन ज़्यादा संप्रेषण देता है, कभी कभी कम शब्द ज़्यादा मार करते हैं। 24 आवर्स का जो चैनल अभी चल रहा है, उसका असर जितना है उससे ज़्यादा असर 20 मिनट के बुलेटिन का हुआ करता था।
20 मिनट की बुलेटिन अगर सुबह और शाम पढ़ लिए तो लगता था कि विटामिन के कैप्सूल ले लिया है और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के मीडिया का विस्तार हुआ है, मीडिया का बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन मीडिया के विस्तार के साथ साथ आपको अपना विस्तार करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी का विस्तार करना पड़ेगा। अब वो ट्रेडिशनल जो अखबार, टेलीविज़न और रेडियो, जिसको हम कहते थे कि अखबार है, टेलीविज़न है, रेडियो है, अब अखबार, टेलीविज़न, रेडियो से मीडिया बहुत आगे निकल चुका है। और आप देखें कि पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग भी उसमें है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, ब्रांड मैनेजमेंट है, तमाम। पहले पत्रकार का मतलब कि कुछ संस्थानों में काम करना है, अखबार में काम करना है, रेडियो में काम करना है। अभी तो आप समझें कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां मीडिया मैन की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉरपोरेट नहीं है जहां पर मीडिया मैन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉरपोरेट, कोई सरकार नहीं है जहां मीडिया मैन की ज़रूरत नहीं है। सरकार को भी मीडिया मैन चला रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अखबार के दफ्तर में नौकरी करके चला रहे हों, उनके साथ उनको एडवाइस करके चला रहे हैं, एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पीएमओ में जितने आईएएस ऑफिसर बैठे हैं उससे ज़्यादा बड़े पत्रकार बैठे हैं पीएमओ को चलाने के लिए। तो कहने का मतलब कि आप सिर्फ टेलीविज़न, रेडियो और अखबार की तरफ ही ना देखें, बल्कि जो ढेर सारे क्षेत्र, खास करके कॉरपोरेट का जो क्षेत्र है, लीगल का जो समय, पहले लीगल का मतलब कि कचहरी में जा कर के और काला कोट पहन करके सिर्फ वकालत करना होता था। अभी वकालत करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कॉरपोरेट में लीगल का हो गया है। जो सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं उन्होंने उस कॉरपोरेट की इम्पोर्टेंस को देख करके और अपने पाठ्यक्रमों को, प्रोग्राम को बनाया। तो कहने का मतलब कि अभी जो मास कम्युनिकेशन का सिलेबस है वो बदल रहा है। अब आपको चाहे वो कॉरपोरेट में काम करना है, कॉरपोरेट का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं, हो सकता है कि ओएनजीसी में काम करना हो सकता है कि अडानी जी के साथ काम करना हो। तो इसलिए अपने दिमाग को, जो इंटेलेक्ट, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि सब कुछ की जानकारी आपको आपको जैसे टेलीविज़न में आप आज क्राइम शूट कर रहे हैं, हो सकता है कि कल हेल्थ बीट पर कोरोना आ गया तो सबको हेल्थ बीट में लगना पड़ेगा। तो हेल्थ बीट की रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ सकती है, तो आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से अगर टेलीविज़न में, अखबार में आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अडानी जी के साथ अगर नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आर्थिक रूप से और संतोष, सेटिस्फेक्शन की दृष्टि से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। तो इसलिए दूसरी बात की एक बड़ा जो इमर्ज किया है फील्ड, वो जो है सोशल मीडिया का है। जब सोशल मीडिया कुछ समय पहले आया था, सोशल मीडिया से सभी परिचित हैं? पक्का? अच्छा, तो सोशल मीडिया आया तो हम लोगों को लगा कि वास्तव में डेमोक्रेसी आ गई है, और सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मीडिया हमारे हाथ में आया, क्योंकि अखबारों में, टेलीविज़न में सब जगह गेटकीपर बैठा हुआ है, एडिटर बैठा हुआ है, वो कहता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसके तमाम कारण हैं, स्टूडेंट लाइफ में नहीं पता चलता है, जब आप प्रोफेशन में जाएंगे तब पता चलेगा। उसके तमाम कारण हैं, कुछ घोषित हैं, कुछ अघोषित हैं। जरूरी नहीं है कि मालिक कहे कि ऐसे करना है या एडिटर कहे कि वैसे करना है। ज़्यादा समझदार बन करके हम उससे आगे करने लगते हैं। कहते हैं ना कि मालिक थोड़ा झुकने को कहता है, पूरा लेट जाते हैं। तो वो एक अलग तरह की समस्या है। सोशल मीडिया आया तो लगा कि हमारे हाथ में बहुत बड़ा औजार मिल गया है, और अब हम जो है देश परिवर्तन कर देंगे। जिस मीडिया से जो अपेक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं कम होने लगी, क्योंकि मीडिया, आप आज़ादी के समय की मीडिया की बात करेंगे, जो मिशन वाली मीडिया है, तो एकदम बदली हुई मीडिया, प्रोफेशन वाली मीडिया है ना। मिशन से लेकर के और प्रोफेशन, सेसेशन और न जाने कहाँ तक मीडिया पहुँच गई। तो निराशा आम जनता को हुई, मीडिया मैन को भी निराशा हुई, लेकिन घर चलाना है, संघर्ष करना है, तो निराश होकर के भी वो काम कर रहा है। ठीक है ना, संतोष नहीं हो रहा है, उसको संतुष्टि नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है काम करते हुए, लेकिन काम कर रहा है। क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर के आप जब मीडिया में आते हैं, आप मीडिया में आते हैं तो आपके बड़े सपने होते हैं,
आप समाज में परिवर्तन लाएंगे, अपने आसपास की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, आप जो है देश में कुछ क्रांति लाएंगे, जो बदलाव नहीं हो पा रहा है वो बदलाव आप करेंगे। ऐसी इच्छा आपके मन में होती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि परेशानी भीतर से होती है, लेकिन वेतन महीने में लेना है तो इसलिए उस परेशानी को झेलते हुए भी काम करना पड़ता है। हम सब ने किया है, ठीक है। कोई संघर्ष कर लेता है, कोई नहीं करता है, पलायन कर जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो लगा कि सोशल मीडिया से हम जो है परिवर्तन लाएंगे। ये डेमोक्रेटिक मीडिया आया, यहाँ पर कोई गेटकीपर नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, कोई नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो चाहें सो कह सकते हैं। वास्तव में उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, मैं थी कह रहा हूँ, है नहीं, थी कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शक्ति सोशल मीडिया की थी। लेकिन स्वाभाविक है कि जब शक्ति सामने वाले के हाथ में आ जाएगी तो इधर वाला परेशान होगा और इधर वाला षड्यंत्र करेगा कि शक्ति कैसे कम हो। तो सोशल मीडिया के जो पावर, उसको किस तरह से डिग्रेड किया जाए, किस तरह से डाइल्यूट किया जाए, बड़े स्तर पर षड्यंत्र हुआ और उसका आरोप अनपढ़ गवारों पर डाल दिया गया कि अनपढ़ गवारों के हाथ में मोबाइल है, जो चाहे सो यूट्यूब चैनल बना ले, जो चाहे सो फेसबुक और कुछ भी लिख ले। ऐसा नहीं है। अनपढ़ गवारों ने सोशल मीडिया को अनसोशल नहीं किया। सोशल मीडिया आज की डेट में अनसोशल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अनसोशल वो मीडिया है, सबसे ज़्यादा उठपटांग चीज़ें वहाँ लिखी जाती हैं। आप ठीक से पढ़ नहीं सकते कंटेंट को सोशल मीडिया के। उसको बड़े साजिशन जो है, क्योंकि हथियार था ना, और हथियार तो क्या कहते हैं कि सामने वाले पर हमला करेगा, तो इसलिए उसको डाइल्यूट किया गया। जिस तरह से पॉलिटिकल वार सोशल मीडिया में अब चलता है ना, आप देखें कि कोई पार्टी किसी पार्टी की मीम बनाती है, कोई पार्टी किसी पार्टी की मीम बनाती है, कोई नेता किसी का बनाता है, वो ताकि चीज़ें डाइल्यूट हो जाए। तो सोशल मीडिया को बहुत ही साजिश के तहत डाइल्यूट किया गया, पूरा एक तरह से किराए पर लेकर के सोशल मीडिया को संचालित किया गया और उसमें ऐसे ऐसे चीज़ों को लिखा गया कि ताकि कल को जब उस पर कुछ आए, क्योंकि अखबार को तो हम रोक सकते हैं लिखने से, टेलीविज़न को तो हम बता सकते हैं भाई इस पर डिबेट आज नहीं चलेगा, ठीक है, और वो डिबेट हट भी जाता है, लेकिन सोशल मीडिया को कैसे रोक लेंगे। तो सोशल मीडिया को इतना सतही कर दो, इतना नॉनसेंस कर दो कि कोई उस पर विश्वास ही ना करे। कुछ भी लिख लो, ठीक है यार, ऐसे ही कुछ लिखा जाता है सोशल मीडिया पे, उसकी गंभीरता खत्म हो जाए। वो गंभीरता खत्म हो गई। उसकी गंभीरता को बरकरार करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि चैनल चलाना इतना आसान काम नहीं है। आप मालिक तो बन नहीं सकते इतनी जल्दी, नौकर बन करके काम करना पड़ेगा। पहले पत्रकार का थोड़ा सा होता था कि वो पत्रकार है और उसको समाज में सम्मान भी मिलता था और डर भी रहता था। अभी वो सम्मान और डर दोनों कम हो गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है। तो ऐसे में क्या है कि जो सोशल में तो मालिक बनने का मन बनता है कि मालिक बनेंगे तो हमें फिर वो सम्मान और डर मिलेगा, क्यों बाकी तो मालिक उसको सबको पता है, सरकार को और कारपोरेट को सबको पता है कि कहाँ पर दबाना है बटन तो पूरा सिस्टम जो है नाचेगा, तो वो उसी जगह दबाता है बटन, सब जगह नहीं दबाता। लेकिन आप एज ए जर्नलिस्ट चैनल चलाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है और आखिर में फिर वो चैनल ऐप पर आ जाते हैं, यूट्यूब पर आ जाते हैं और वो कहते हैं साहब हमारे इतने व्यूअर्स हैं। कहाँ पर हैं? यूट्यूब पर हैं। वो यूट्यूब के व्यूअर्स का हवाला देते हैं, वास्तविक उनका जो रीडरशिप है, जो टीआरपी है, उससे उसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। जो एडवर्टीजमेंट मिलता है वो टीआरपी और यूट्यूब व्यूअरशिप और सारी चीज़ों को देख करके एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। तो आखिर आप जो है वो यूट्यूब का चैनल चलाने के लिए या ऐप बेस्ड टेलीविज़न चलाने के लिए 5,000 रुपये लगेगा। ऐप बनवा लीजिए अपना एक अच्छा सा ऐप बनवा करके आप टेलीविज़न चैनल शुरू कर दीजिए। आज तक की जगह जो है अब तक चैनल आप शुरू कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बेस्ड चैनल शुरू करिए। तो आप टेलीविज़न चैनल चलाना हो, चाहे रेडियो चैनल चलाना हो, चाहे अखबार निकालना हो, क्योंकि अखबार सामान्यतः आजकल लोग हार्ड कॉपी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं।
कोरोना ने थोड़ा दूर किया, थोड़े हमारे स्वभाव ने दूर किया, थोड़ी जो है उसके कंटेंट ने दूर किया। तो किसको पढ़ें कि सही खबर मिले, तो इसलिए ढेर सारे अखबार को पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर बेस करके जो उसका डिजिटल वर्जन है, जो अपग्रेडेड है, उसको हम पढ़ते हैं। तो डिजिटल वर्जन अखबार का आ रहा है, मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आ रहा है, आप टाइम्स ऑफ नोएडा तो बना ही सकते हैं ना, या टाइम्स ऑफ इंटरनेशनल इंडिया का ग्लोब बना लीजिए, टाइम्स ऑफ ग्लोब बना लीजिए, और आपका अखबार जो है छपना रोज शुरू हो जाएगा। और बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस में गए, बिना पेड़ काटे, बिना कागज़ खराब किए आप अखबार छाप सकते हैं। बिना बड़ा स्टूडियो बनाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर लिए, बिना जो है एडिटिंग मशीन लिए, बिना बड़े बड़े डिजिटल कैमरा लिए, 4K कैमरा लिए आप जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो ऑल इन वन है, उसमें सब कुछ है। उसका हम जैसे अपने दिमाग का हम 6-7% उपयोग करते हैं, वैसे मोबाइल का भी हम 3-4% उपयोग करते हैं। उसका 96-97% हमें पता ही नहीं कि मोबाइल का उपयोग क्या होता है। मोबाइल जर्नलिज्म एक नया विधा आया है। मोबाइल जर्नलिज्म से आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप टेलीविज़न चैनल अपना चला सकते हैं। और आज नहीं, कब से NDTV ने शुरू किया था मोबाइल जर्नलिज्म, फिर बाद में सारे टेलीविज़न ने शुरू किया, और मोबाइल के क्लिप्स को जो है बेस्ट क्लिप माना जाने लगा, अवार्ड दिया जाने लगा, और फिर जो है मोबाइल जर्नलिज्म का पूरा यूनिट बन गया टेलीविज़न चैनल्स में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग होगी उससे। तो इसलिए बदले हुए समय के अनुसार जैसे मैंने पढ़ाई की वैसे आप भी पढ़ाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बदले हुए समय के अनुसार जो समय की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन पे जोर दिया जा रहा है कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन होना चाहिए। उसका मतलब यही है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और इंडस्ट्री का मतलब वही नहीं जो फैक्ट्री चलती है वही इंडस्ट्री है। हमारी सोसाइटी भी इंडस्ट्री है एक तरह की। तो सोसाइटी का रिक्वायरमेंट क्या है, चैनल्स के रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट क्या है, उनको ध्यान में रख करके हम अपने सिलेबस को तैयार करें, अपने कोर्स को तैयार करें, और उसके हिसाब से मैन पावर तैयार करें। तो उसको ध्यान में रख करके अगर मान लीजिए कि टीचर नहीं करता है तो कोई बात नहीं। अभी स्टूडेंट और टीचर के नॉलेज में, स्टूडेंट का नॉलेज ऊपर हो गया है, इन्फॉर्म सोसाइटी में है ना स्टूडेंट, टीचर तो थोड़ा सा पीछे के समय में है। टीचर किताब पढ़ता है जो 20 साल पहले लिखी गई थी, बहुत मेहनत करेगा तो रिसर्च पेपर पढ़ेगा जो 5 साल पहले लिखी गई है। लेकिन स्टूडेंट तो पूरे जो है ग्लोब में से छान करके नॉलेज ले आता है, इन्फॉर्मेशन ले आता है। तो इसलिए बहुत गुरु की ज़रूरत है, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में। पहले जो गुरुजी बैठ करके पढ़ाते थे और घुटाते थे उतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक अच्छे फ्रेंड होने की ज़रूरत है और अच्छे सुपरवाइज़र या गाइड होने की ज़रूरत है। वो सिर्फ आपको बता दें कि बेटा आपको करना क्या है, कैसे करना है, करना आपको पड़ेगा। इसलिए NEP में पर क्रेडिट 15 घंटे गुरुजी को दिया है तो 15 घंटे स्टूडेंट को भी दिया है कि 15 घंटा स्टूडेंट पढ़ेगा और 15 घंटा टीचर पढ़ाएगा। एक क्रेडिट 30 घंटे का है, एक क्रेडिट 30 घंटे का है, लेकिन उसमें गुरुजी के पास 15 घंटा ही है। 15 घंटा स्टूडेंट के पास सेल्फ स्टडी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी अभी ख़त्म होती जा रही थी। तो उसको ध्यान में रख करके आप तैयारी करें। और जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, आप समझें कि खास करके आप ऐसे संस्थान में हैं जो जो रामायण यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। रामायण आइकन है ना, रामायण पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा तो आएगा ना उसमें। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को सेंटर में रखी है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा लिया विद्यार्थियों को और विद्यार्थी बिगड़ते गए, युवा बिगड़ते गए, जितना पढ़ाया उतने बिगड़े। तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब बिना पढ़ाए उनको ठीक करें तो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस दौर से हमने पढ़ाई की
ज़्यादा उसमें यूथ जो है डिरेल हुए, ज़्यादा आत्महत्याएं हुई, ज़्यादा पलायन किए, ज़्यादा विदेशों की तरफ भाग करके गए, मुख्य धारा में कम आए। मुख्य धारा का मतलब कि समाज को बदलने के, देश को बदलने के, एजुकेशन को बदलने की धारा में कम आए। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई, उसने केंद्र में रखा कि भाई जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, सुन लो बच्चे, भाई देखो क्या है कि गुरुजी ने कहा था कि सुनना जरूरी है, सुनने के बाद गुनना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो जब सुनोगे नहीं तो गुनोगे क्या, तो इसलिए सुनना ज़्यादा जरूरी है। और अगर सुनना दूसरों ने छोड़ दिया तो आप चिल्लाते रहो 24 घंटे चैनल पे बैठ करके, जब कोई सुनेगा नहीं तो आप चिल्लाने का फ़ायदा क्या। तो आपका तो चैनल पे जाने की इच्छा है ना, तो जब आपको कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा, सब लोग स्विच ऑफ करके अपना रखेंगे घर का, तो फिर क्या करोगे। तो कुछ ऐसा करो कि जिससे सुनने वाले तैयार हों। तो उसके लिए अपने को पहले सुनने वाला बनाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के केंद्र में जो भारतीय ज्ञान परंपरा आई, और ख़ास करके जिस संस्थान के आप विद्यार्थी हैं, कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, हमने अपने पूर्वजों को याद किया और हमने शांति पाठ की, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहा था, उस लैग को ख़त्म करने के लिए, उस बाधा को कम करने के लिए था कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो अपना इंडिजिनस नॉलेज है, वैदिक ज्ञान से भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो अचानक दिमाग में आता है कि जो संस्कृत का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो पुराणों का ज्ञान, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वेदों पुराणों में भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है, बल्कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। उसको किस तरह से हम पाठ्यचर्या में लाएं, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ कि स्किल डेवलपमेंट कैसे लाएं, कौशल को कैसे विकसित करें। स्किल तो सबके भीतर है ना, जैसे नॉलेज सबके भीतर है। हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक तरह से नॉलेज क्रिएशन सेंटर होते हैं। वो नॉलेज क्रिएशन सेंटर नहीं है, नॉलेज तो आपके भीतर है, सिर्फ उस पर टॉर्च डालने की ज़रूरत होती है। टॉर्च डाल दिया, नॉलेज आ जाएगा आपको। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात है कि हर व्यक्ति को कुछ काम आना चाहिए, और आप डायरेक्ट स्किल डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं। तो इसलिए भी आप भाग्यशाली है कि डायरेक्ट अगर बीए के स्टूडेंट होते तो एक बार कोई स्किल डेवलपमेंट के कुछ क्रेडिट के प्रोग्राम पढ़ने पड़ते, लेकिन आप डायरेक्ट स्किल डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई कि समाज को यहाँ से पढ़ कर के जाने के बाद जो अपेक्षा करेंगे कि आपके भीतर वो स्किल होना चाहिए जिससे आप कुछ काम कर सकें। और कुछ काम करने का मतलब क्या है भाई, कि जॉब गिवर बन सकें, जॉब सीकर न बने बल्कि जॉब गिवर बन सकें। तो जॉब गिवर आप कैसे बनेंगे, आप स्टार्टअप जब शुरू करेंगे तब जॉब गिवर बनेंगे ना। तो इतने बच्चे बैठे हैं, इतने बच्चे अगर स्टार्टअप शुरू करेंगे तो नोएडा के एक हिस्से को जॉब दे लेंगे। तो स्टार्टअप शुरू करने का हुनर हमारे भीतर आना चाहिए। नौकरी ठीक है, नौकरी ठीक इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप नौकरी एक तरह से इंटर्नशिप है, लेकिन उसके बाद आपको अपना काम शुरू करना है। तो ये कौशल, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम आकर के पैसे पर अटक जाते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जिसके पास पैसा है वो कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा कम है वो बहुत कुछ कर सकता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो पैसे को गंवाएगा और जो है विजय माल्या बनेगा, ठीक है। तो इसलिए पैसे से आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, बल्कि कम पैसे हों या आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा आपका समाज आपको देने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। आपको जितने पैसे की ज़रूरत है किसी को काम को शुरू करने के लिए, समाज बैठा हुआ है, आप काम शुरू करिए, देखिए कितना पैसा आपके पास आता है। तो ये जब आपके भीतर ललक होगी कि मैं यहाँ से निकल करके कुछ नया करूँगा या कुछ नया करूँगी, और वो नया जो है एक तरह से स्टैंडर्ड साबित करेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हम पढ़ करके निकले हैं। हमारे भीतर वो संस्कार भी है जो भारतीय में होना चाहिए, हमारे भीतर वो कौशल भी है जो भारतीय में होना चाहिए। क्यों, भारत का कौशल तो विश्व प्रसिद्ध है ना भाई। भारत के लोगों में जो कौशल था दुनिया ने बाद में नकल करके उन कौशल्स को एडॉप्ट किया।
भारत के भीतर जो ज्ञान था दुनिया ने बाद में उसको नकल करके एडॉप्ट किया, हम बीच में भूल गए। अंधकार काल आया, तमाम उसके ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम जो है प्रकाश में बैठे हैं, अब अंधकार नहीं है, अब 24 घंटे हम उजाले में रहते हैं। तो इसलिए अंधकार काल खत्म हो चुका है। अब हमारे पास किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। आप लड़कियों को पहले लिमिटेशन था, नहीं कॉलेज में जा पाती थी, कम जा पाती थी, घर से लड़ाई करके जाती थी, अभी घर वाले शौक से भेजते हैं। लड़कों के साथ भी वही लिमिटेशन था, अभी वो लिमिटेशन खत्म हो गया है। माँ बाप, अब हर माँ बाप बच्चे को पढ़ा रहा है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, चाहे भोजन न कर रहा हो शाम को, चाहे उसको कितना भी मेहनत करके पैसा लाना पड़ा हो, पढ़ा रहा है। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आज के यूथ को है कि आज के यूथ को पढ़ने पढ़ाने का माहौल है। यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत हो गए, जितने विद्यार्थी उसके अनुपात में यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत हो गए। तो ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस पीढ़ी के जब आप हैं तो आपको फिर इतिहास याद करे कि आप किस पीढ़ी के यूथ हैं। आपके सामने कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए कल को फिर हमें गर्व करना चाहिए कि इस पीढ़ी के ये यूथ हैं जिन्होंने देश को बदल दिया, जिन्होंने राष्ट्र को बदल दिया, जिन्होंने समाज को बदल दिया। वो कब संभव होगा? जब आप एक तो डेडिकेशन अपने भीतर लाएंगे। डेडिकेशन की कमी होती जा रही है। जैसे मीडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई बताएगा? मीडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है? विश्वसनीयता की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, पहले एक कॉलम छोटा सा छप जाता था तो छुट्टी हो जाती थी, अब पूरा अखबार फ्रंट पेज छाप दीजिए तो लगता है कुछ तालमेल नहीं बैठा इसलिए छपा है ऐसा। तो विश्वसनीयता की कमी हुई है मीडिया में। ठीक उसी तरह से आज के यूथ में डेडिकेशन की कमी हुई है। डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेट जब होंगे आप, जिसकी तरफ अरविंद जी ने कहा कि पढ़ने की आदत बनाएं। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, जैसे परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है वैसे पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ करके आपके पास एक जीवन है ना। जब पढ़ते हैं तो ढेर सारे जीवन को आप अपने इनहेल करते हैं। एक व्यक्ति किताब लिखता है, एक किताब लिखता है, उसका जीवन होता है उस किताब के भीतर। उसके पूरे नॉलेज, जो पूरा नॉलेज जिसने पढ़ करके लिया है, 50 सैकड़ों किताबों को पढ़ करके 10-20 साल समाज में रह करके, इंडस्ट्री में रह करके एक किताब लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे 5 दिन में वो आपको मिल जा रहा है। तो 5 दिन में आप किसी के 50 साल का अनुभव ले रहे हैं। तो ये आपको सुविधा है कि आप पढ़ करके एक व्यक्ति 50 व्यक्ति की पर्सनालिटी को अपने भीतर, उसके नॉलेज को अपने भीतर एडॉप्ट कर सकता है। दूसरी बात की अंतिम बात मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन एज में हम लोग हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का नाम भी है। इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन 24 घंटे हम टेलीविज़न देखें, 18 पेज का अखबार पढ़ें और उसके बाद कोई उसका उपयोग जीवन में ना हो, तो क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाए जैसा। ठीक है ना, भैंस के आगे बीन बजाए। हम 24 घंटे टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक रोड एक्सीडेंट में मर गए लोग, 50 लोग। सरहद पर जो है टेररिस्ट अटैक हो गया, सैनिक मर गए, और हम जो है सूप पिए जा रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पे असर नहीं उसका हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट करना सीखें कि जो आप टेलीविज़न में देख रहे हैं, जो अखबार में पढ़ रहे हैं, तो मीडिया लिटरेट की तरह से आप इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो फिर समझिए कि आप एक जागरूक पाठक, दर्शक या मीडिया कर्मी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना सीखें, और नॉलेज में कन्वर्ट कर लिए तो भी जितने बड़े आतंकवादी दुनिया के हैं ना, वो बड़े नॉलेजेबल हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बड़े टेक्नोक्रेट हैं, बड़े नॉलेज वाले हैं जो आतंकवादी हैं। तो नॉलेज के साथ में नॉलेज को आप अगर विजडम में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, अगर जिसको हम बोलते हैं विवेकशील अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। फिर कंप्यूटर में आप में कोई अंतर नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर आपसे ज़्यादा विवेकशील होने लगा है। अभी कंप्यूटर ज़्यादा विवेकशील होने लगा है, AI आपसे ज़्यादा विवेकशील होने लगा है। फिल्मों में देखा आपने, रोबोट भी रोने लगा। ठीक है, तो रोबोट के भीतर दिल आ गया, हमारे भीतर का दिल निकल गया। तो इसलिए
इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करें और नॉलेज को फिर विजडम में कन्वर्ट करें, विवेकशील बने, तो फिर आपके युवा होने का, आपके पढ़े लिखे होने का और आपके सभ्य होने का एक प्रमाण आपके समाज को, आपके राष्ट्र को, आपके समय को मिलेगा। मैं इस शुभकामना के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।